अच्छा, अब हमने जो है वो कुशिंग सिंड्रोम को ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि इसके डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा-सा था ट्रिकी सा, और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपने इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट पे ही फ़ोकस करना होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपका आ जाता है ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी कॉज़ होगी उसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आइट्रोजेनिक अगर कॉज़ है, मीन्स के पेशेंट बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा था, तो हमने जो है उसके स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ करना है। ये नहीं कहना विथड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को एकदम से नहीं चुराना होता, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके डोज को फिर कम करना होता है, ताकि उसके जो है वो एकदम से जो है वो फ्लेयर ना आ जाए, ठीक है। सो वी हैव टू टेपर ऑफ द स्टेरॉइड्स इन केस ऑफ आइट्रोजेनिक कुशिंग डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम। अगर तो कुशिंग डिजीज़ है, मतलब पिट्यूटरी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली मतलब पिट्यूटरी हमें कैसे पता चला, इस तरह से पता चला कि हमने जो है वो जब ACTH का लेवल करवाया हाई डोज लो डोज डेक्सामेथासोन देने की वजह से, तो वो हमें ज़्यादा मिला तो हमें फिर डाउट हुआ कि वो पिट्यूटरी एक टॉपिक है। तो फिर हमने जो है वो CRH स्टिमुलेशन टेस्ट किया और हाई डोज डेक्सामेथासोन किया। हाई डोज डेक्सामेथासोन में अगर हमें ACTH कम मिल जाता है तो इट मीन्स 50% से कम हो जाता है कॉर्टिसोल, तो इट मीन्स कि वो कुशिंग डिजीज़ है, मतलब पिट्यूटरी है। और फिर CRH स्टिमुलेशन टेस्ट में भी हमें जो है वो ACTH जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो है पिट्यूटरी डिजीज़ है, ठीक है। फिर हमने उसका MRI भी करवा लेना होता है। फिर हमने अगर तो 6 मिलीमीटर से कम है तो फिर हमने उसका वो साइनस सैम्पलिंग भी करनी होती है। तो उसमें फिर हमें जो है फाइनलाइज़ होता है कि पिट्यूटरी है। अब हमने पिट्यूटरी को क्या करना है, पिट्यूटरी को सिंपली हमने क्या करना है, सर्जरी करके, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफिनॉइडल एब्लेशन ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा, कि वो हमने कर देना होता है। जो हमारा स्फिनोइडल साइनस होता है वहाँ से जाते हुए हम जो है वो एब्लेशन करते हैं पिट्यूटरी जो ट्यूमर है उसकी, ठीक है। फिर आता है एड्रीनल एडिनोमा या कार्सिनोमा। ये तो हमें तब भी पता चल गया था कैसे, कि हमने लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया, उसमें हमें कॉर्टिसोल ज़्यादा मिला, ठीक है। तो फिर जो है ना हमने किया क्या, ACTH का लेवल चेक किया, ACTH लेवल कम मिला तो इट मीन्स के वो हमारा क्या था, एड्रीनल एडिनोमा या कार्सिनोमा था। तो हमने क्या किया, उसका MRI CT करवा के चेक कर लिया, तो वहाँ पे हमें कैंसर मिल गया। अब हमने क्या किया कि हमने उसको कैंसर की क्या किया, कैंसर के साथ साथ एड्रीनल कर दी, ठीक है, उसके एड्रीनल ग्लैंड्स को रिमूव कर दिया। फिर आता है जब हमारी सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, मींस के अब हम जो है पिट्यूटरी ट्यूमर को भी रिमूव नहीं कर सकते, हम एड्रीनल ग्लैंड्स को भी रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसकी वजह से, तो फिर हम पेशेंट्स को कुछ मेडिकेशंस दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो कॉर्टिसोल है या उसका जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका वर्क थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें वी हैव द कीटोकोनाजोल, वी हैव द मिथाइरापोन, और आजकल जो ड्रग यूज़ होती है डैट इज़ ग्लूटाथायोन, ठीक है। तो ये ड्रग्स हम देते हैं ताकि वो सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल को जो है वो ना होने दे, ठीक है। तो ये आपकी जो है इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है जो कि हमने इस केस में करनी होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक टॉपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर था तो हम वहाँ से उसको जो है वो एब्डोमिनल एक्सरे वगैरह करके, जब हमें पता चला एक टॉपिक है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे उसकी सर्जिकल रिमूवल कर दी अगर हमें वो पता चलता है, ठीक हो गया। अब हम इसके SAQs डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका SAQ है 3, आपका आया हुआ है एनुअल 2017 में। सबसे पहले देखें, लेडी है आपके पास 40 इयर्स ओल्ड की, और उसको ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है, फंगल इन्फेक्शन नेल्स का, मींस उसकी इम्यूनिटी ड्रॉप हुई हुई थी, और उसको सेंट्रल ओबेसिटी है, ठीक हो गया। इसका कॉज हमने देख लिया था, और वेस्टिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स है, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी है और वेस्टिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स हैं। ब्रूजिंग हो रही है, मींस कॉलेजन डिफेक्ट हुआ हुआ है, और पर्पल स्ट्राया है, मींस के कॉलेजन डिफेक्ट भी है और ओबेसिटी की वजह से भी। ब्लड प्रेशर उसका राइज़ हुआ हुआ है, देखें हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ द कैटाबोलामीन्स एक्सेस ड्यू टू कॉर्टिसोल, और ब्लड शुगर लेवल भी उसका ज़्यादा हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस, ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दिस एक्चुअली लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। लिस्ट द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं, उनमें से आप कॉमन लिखते हैं, लाइक जो है वो साइकोटिक डिस्टर्बेंसेस हैं, मून फेसिस है, बफलो हम्प है, सेंट्रल ओबेसिटी, मैंने सारे इधर लिखे हुए हैं, इनको एक दफ़ा आप देख लें, वही हैं। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, नीचे भी ये देखें नीचे लिखी हुई है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा तो पेशेंट हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरलिपिडीमिया है, और कार्डिक हाइपरट्रॉफी है। हाइपरलिपिडीमिया लीड्स टू आर्थरोस्क्लेरोसिस इन द हार्ट अटैक, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है।
तो ये जो है आपका हो जाता है नेम द इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। ठीक है, अब आपने कंफर्म करना है योर डायग्नोसिस। तो कुशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए हमने 3 टेस्ट पढ़े हैं। उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए वो आपने लिखने हैं और उसकी थोड़ी सी आपने डिटेल भी लिखनी है। जो फर्स्ट टेस्ट था ना, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, उसमें आपको किस तरह से कंफर्म होता है कॉर्टिसोल लेवल के एक्सेस की वजह से। एंड टू फाइंड आउट इटियोलॉजी के लिए जो हमने जो है ACTH का लेवल फाइंड किया था, लेवल हमने आपको बताया था, उसके थ्रू हम करते हैं, तो वो आपने बताना है। उसके बाद डिफरेंशिएट भी आपने करके वो तो सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो इरफान मसूद पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप बेशक एक दफ़ा देख लें, उसका एक फ़्लो चार्ट बना लें ताकि आप उसको रिवाइज़ भी ईजीली कर सकें। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स मैंने आपको दे भी दिए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। नेक्स्ट जो सिनेरियो आया हुआ है दैट इज़ 42 ईयर्स ओल्ड लेडी। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो है वो फीमेल है और एस्थमा है। इट मीन्स कि उसको ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए वो स्टेरॉइड्स ले रहा था। ठीक है, ले रही थी। और 6 मंथ हिस्ट्री ऑफ लेथार्जी, वेट गेन। ठीक है, वेट गेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेथार्जी, वीकनेस। और इसके अलावा फेस उसका जो है वो उसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि मोटा मोटा सा हुआ है, ट्रंकल ओबेसिटी है, हिर्सुटिज़म है, एक्नी है। ठीक है, इट मीन्स कि वो सारा हमने पढ़ा था, एंड्रोजन्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं उसके। सो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस, इट विल बी द कुशिंग सिंड्रोम। और उसके बाद एटियोलॉजी क्या है, ऊपर नज़र आ रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एज़मा था, वो स्टेरॉइड्स ले रही थी एक्सोजनस, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेस यूज़ ऑफ एक्सोजनस स्टेरॉइड्स इन RA एंड एज़मा लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो गया। लिस्ट अदर एक्सपेक्टेड फिजिकल साइंस उसमें से आपने कुछ लिख देने हैं एंड रिलेटेड टू योर डायग्नोसिस। जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, उसको सबसे पहले आपने लिखना है। उसके बाद है व्हाट कुड बी द अदर कॉजेज़ ऑफ योर डायग्नोसिस। ठीक है, और दूसरे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसको आपने 2 हेडिंग में लिखना है कि ACTH डिपेंडेंट और ACTH नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, इसका मैं आपको टेबल भी डेविडसन का दिखा देती हूँ, वो भी आप इसमें बना सकते हो। इसके अलावा हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। ठीक है, वो सारा आपने लिखना है कि किस तरह से सबसे पहले आप कुशिंग सिंड्रोम को कंफर्म करोगे, उसके बाद आप जो है उसकी कॉज रूल आउट करके बताओगे और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे कि वो एक टॉपिक है या पेट्यूटरी, और उसको फर्दर आप किस तरह से एलैबोरेट करोगे, MRI तक जाओगे, और वो जो ट्रांसपिनॉइडल जो सैम्पलिंग करोगे वो भी आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, ओवरऑल सारा बता के आपने अच्छा सा जो है वो फ़्लो चार्ट भी बना सकते हो, उस तरह आपने इसको जो है ना एक्सप्लेन करना है। सो ये वाला वो टेबल है जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें आपने जो है ना अदर कॉजेज़ को अगर आप लिखो, खाली कॉजेज़ लिखने से अच्छा है कि आप इस तरह से लिखो हेडिंग बना के ACTH डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, और फिर सूडो में ये सारे आप कॉजेज़ इसमें से याद कर लो और इस तरह से टेबल अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाली भी फ़्लो चार्ट बना हुआ है एक, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेंगे फ़्लो चार्ट्स, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, लेकिन ये फ़्लो चार्ट्स जो है कन्फ्यूजन के लिए ही होंगे। जो हमने डिस्कस किया उसी तरह आप अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये भी ट्रीटमेंट एक दफ़ा यहाँ से देख लें। उसके बाद ये वाला जो है इसको एक दफ़ा आप फ्लैश कार्ड को देख लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट में हम जो है वो एडिसन्स करते हैं।